तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज हम इस पूरी घटना के सोर्स मटेरियल और इससे जुड़ी डिटेल्स को बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। जहां फ्लैट 307 के अंदर जो खौफनाक घटनाएं घटी, उनकी एक एक परत को हम उधेड़ेंगे। सच कहूं तो यह सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारा अपना ओवर कॉन्फिडेंस ही हमारे लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है। द विस्परिंग रूम मतलब फुसफुसाता हुआ कमरा, ये नाम ही अपने आप में काफी अजीब और डरावना है ना। आधी रात के बाद आखिरी कमरा कभी मत खोलना, ये पूरी की पूरी भयानक कहानी बस इसी एक वार्निंग पर टिकी हुई है। सोचिए, एक बूढ़ा मकान मालिक जिसके हाथ कांप रहे हैं, वो अपने नए किराएदार अर्जुन को ये बात कह रहा है। और जब अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों, तो कोई हंसी मजाक नहीं होता। मकान मालिक बड़ी गंभीरता से कहता है कि अंदर जो भी है वो भूत प्रेतों से भी कहीं ज्यादा बुरा है। नॉर्मली ऐसी बात सुनकर कोई भी इंसान अपना सामान पैक करेगा और निकल लेगा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अब यहां दो चीजों के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अर्जुन का बेतहाशा कॉन्फिडेंस और इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन न करना। ये वो इंसान है जो डरावनी कहानियों का मजाक उड़ाता था, जिसने सिर्फ दोस्तों को गलत साबित करने के लिए एक सुनसान खंडहर स्कूल में पूरी रात गुजार दी थी। और दूसरी तरफ थी फ्लैट 307 की हकीकत। शहर के एकदम बीचों बीच एक बड़ा सा 3 बेडरूम का फ्लैट, वो भी नॉर्मल से आधी कीमत पर। मतलब लॉजिकली सोचे तो इतना सस्ता फ्लैट मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। कुछ तो गड़बड़ थी। खैर, ये सारा खौफ कोई एक रात में शुरू नहीं हुआ, इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है। पहले से तीसरे दिन तक सिर्फ हल्की हल्की खटखटाहट की आवाजें आईं, फिर चौथे से छठे दिन के बीच रात 12-13 बजे फुसफुसाहटें शुरू हुईं, और 7वें दिन तो वो छोटी बच्ची ही सामने आ गई। उस अनजान शक्ति ने एकदम से हमला नहीं किया, बल्कि पूरे एक हफ्ते का समय लिया अर्जुन के उस मजबूत अविश्वास को धीरे धीरे चकनाचूर करने के लिए। ये एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल चाल थी। टोक टोक टोक, शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही आवाजों से हुई। रात के सन्नाटे में हॉलवे से आने वाली ये धीमी, एक रिदम में बजने वाली खरोंच की आवाजें। ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर अपने नाखून घिस रहा हो। पर अजीब बात यह थी कि जब भी अर्जुन दरवाजा खोलकर बाहर देखता तो वहां कोई नहीं होता था, बिल्कुल खाली। किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए ये काफी है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है ये एग्जैक्ट टाइमिंग। रात के 12:13। हर एक रात ठीक इसी वक्त पर वो खौफ उस हॉलवे के एकदम आखिर में मौजूद उस काले दरवाजे के पीछे से शुरू होता था। उस दरवाजे का हैंडल पूरी तरह से जंग खाया हुआ था, और मजे की बात देखिए, उसमें चाबी लगाने के लिए कोई की होल या छेद था ही नहीं। फिर भी टाइम एकदम फिक्स था, 12:13। खोल दो प्लीज, हमें ठंड लग रही है। शुरुआती दिनों में उस चीज ने अपना असली डरावना रूप इन दर्द भरी मिन्नतों के पीछे छुपा कर रखा था। ये आवाजें इतनी धीमी थी मानो कोई बिल्कुल कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। पर इसमें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये कि जब अर्जुन ने अपने फोन में इन आवाजों को रिकॉर्ड करना चाहा तो रिकॉर्डिंग में क्या आया? कुछ नहीं। प्लेबैक करने पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, एकदम डेड साइलेंस। फिर आई वो 7वीं रात, जब अर्जुन की वही पुरानी जिज्ञासा भारी पड़ गई और वो उस आखिरी कमरे तक पहुंच ही गया। हॉलवे की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं और सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी जिसके बाल पूरी तरह से गीले थे और चेहरा छिपा हुआ था। वो हाथ हिलाकर उसे भागने को कह रही थी, पर तभी वो काला दरवाजा, जिसमें कोई कीहोल तक नहीं था, अचानक एक जोरदार क्लिक के साथ अपने आप खुल गया। और अंदर जो था वो कोई आम अंधेरा नहीं था, वो कुछ ऐसा था जो बहुत घना था, जैसे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। बाहर कौन खड़ा है? वो सारी रोने और मिन्नतें करने वाली आवाजें पल भर में गायब हो गईं, और उनकी जगह इस बहुत ही भारी, डरावनी और गुर्राती हुई आवाज ने ले ली। उस जिंदा से लगने वाले अंधेरे के अंदर 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं, लेकिन वो आंखें इतनी ज्यादा ऊंचाई पर थीं कि वो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थीं। और फिर दिखी एक मुस्कान जो इंसानी चेहरे के हिसाब से इतनी चौड़ी थी कि बस देखते ही रूह कांप जाए। अर्जुन बदहवास होकर अपने बेडरूम की तरफ भागा और अंदर से कुंडी लगा ली। अब शुरू होता है असली मेंटल टॉर्चर। वो चीज दरवाजे पर पागलों की तरह धक्के मार रही थी, और अर्जुन से दरवाजा खुलवाने के लिए उसने जो किया वो सच में खौफनाक था। उसने एकदम परफेक्ट तरीके से अर्जुन के करीबियों की आवाजें निकालना शुरू किया। सबसे पहले उसकी मां की आवाज आई, जिनका 5 साल पहले ही निधन हो चुका था। फिर उसके बेस्ट फ्रेंड की आवाज, फिर मकान मालिक की, और आखिर में हद तो तब हो गई जब उसने खुद अर्जुन की ही आवाज निकाली। खैर, पूरी रात वो दरवाजा पीटने और खरोचने का सिलसिला चलता रहा।
लेकिन सुबह के 8 बजते ही सब कुछ शांत हो गया। खरोंचने की आवाजें एकदम बंद। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन की हालत इतनी खराब थी कि उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपना सामान पैक किया और सीधा सीढ़ियों से नीचे भागा। उसे उस मकान मालिक से जवाब चाहिए थे जो नीचे बड़े आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा था। वहां 6 लोग रहा करते थे और सिर्फ एक ही बचकर निकल पाया था। जब अर्जुन ने हाफते हुए पूछा कि ऊपर वो क्या बवाल है, तो वो बूढ़ा आदमी जरा सा भी हैरान नहीं हुआ। उसने बड़ी ही शांति से फ्लैट के पिछले लोगों के बारे में ये बात कही। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने अर्जुन की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। फिर उस मकान मालिक ने अर्जुन के हाथ में एक पुराना धूल से भरा हुआ अखबार थमा दिया। उस अखबार पे जो साल छपा था वो था 2009। मतलब ये घटना 17 साल पहले हुई थी। अब ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है क्योंकि अर्जुन तो यही मानकर चल रहा था कि वो बस पिछले ही महीने शहर में शिफ्ट हुआ है। उसका दिमाग इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उस न्यूज़पेपर कटिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो सच्चाई रोंगटे खड़े करने वाली है। फ्लैट 307 में रहने वाले परिवार की खबर थी। मां मृत, पिता मृत, छोटी बहन मृत। परिवार के 6 लोगों में से सब मारे गए थे। बस एक छोटा लड़का लापता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हम उस अखबार में छपी परिवार की फोटो देखते हैं। वो जो लापता लड़का फोटो में मुस्कुरा रहा था ना, वो कोई और नहीं, खुद अर्जुन ही था। घर आ जाओ। अर्जुन अभी इस नामुमकिन सी सच्चाई को समझने की कोशिश कर ही रहा था। वो अभी सोच ही रहा था कि अगर वो 17 साल पहले लापता हुआ था तो वो आज यहां जिंदा कैसे है, कि तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से बस ये एक छोटा सा खौफनाक मैसेज आया था, घर आ जाओ। तो ये सब हमें एक बहुत ही भयानक सवाल की तरफ ले जाता है। क्या अर्जुन कभी सच में फ्लैट 307 से बाहर निकल पाया था? क्योंकि जब अर्जुन पलटकर वापस तीसरी मंजिल की उस खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वही छोटी बच्ची नजर आती है, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो उसकी वही मृत बहन थी जिसकी आंखें हूबहू अर्जुन जैसी थी। तो क्या ये सब एक भ्रम था? क्या अर्जुन असल में अब भी उसी फ्लैट का हिस्सा है, एक ऐसी डरावनी लूप में फंसा हुआ जो कभी खत्म नहीं होती? ये सवाल आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।